Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is magnetic properties of transition metal complexes. ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को आज हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं। ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। इसमें जो फर्स्ट 2 कॉलम होते हैं ये एस ब्लॉक के, ये पी ब्लॉक और ये डी ब्लॉक होता है। डी ब्लॉक के साथ ही नीचे होता है एफ ब्लॉक। और जनरली हम क्या देखते हैं कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके कंपाउंड्स डायमैग्नेटिक होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं दिखाते। और पी ब्लॉक के कुछ शो करते हैं और कुछ नहीं, पर मैक्सिमम नहीं करते। और डी के मैक्सिमम शो करते हैं। दे आर मैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। एक्चुअली डी को हम ट्रांजिशन कहते हैं और एफ को हम इनर ट्रांजिशन कहते हैं। तो बेसिकली क्या हुए, दोनों ही ट्रांजिशन हुए। और एस से पी पे जाते समय, एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में जब हम मूव करते हैं तो प्रॉपर्टीज का एकदम ट्रांजिशन हो जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है और वो वाया डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही होता है, इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। साथ में ये जो डी ब्लॉक है वो डी ब्लॉक में भी ये थर्ड ग्रुप होता है। थर्ड ग्रुप के बाद 14 एफ ब्लॉक के होते हैं और ये 9 ग्रुप्स डी के होते हैं। और यहाँ पूरा क्या होता है, एस ब्लॉक, और इधर पूरा होता है पी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक इस तरीके से एक्चुअली वो स्प्लिटेड था। बीच में क्या था, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आए थे, पर क्योंकि इससे लॉन्ग फॉर्म बहुत लंबी हो जाती थी तो इसीलिए इन एलिमेंट्स को नीचे रख दिया गया, इनको क्लब कर दिया। थर्ड बी के बाद फोर्थ बी ग्रुप आ गया और आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस तरीके से मिलती है। तो क्योंकि ये डी ब्लॉक के भी अंदर होते हैं और इनमें जो इलेक्ट्रॉन फिल होता है, अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन जो फिल होता है वो अल्टीमेट शेल में भी नहीं, पेनल्टीमेट भी नहीं, बल्कि एंटी पेनल्टीमेट में होता है। इसलिए हम इन्हें इनर ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिशन के भी अंदर वाले एलिमेंट्स कहते हैं। अब हम देखेंगे इनके कॉम्प्लेक्सेस में और मेटल आयंस में कितने टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं और इनको हम स्टडी करते हैं मैग्नेटोकेमिस्ट्री से। मैग्नेटोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, मैग्नेटोकेमिस्ट्री से क्या हेल्प मिलती है हमें? मैग्नेटोकेमिस्ट्री से हमें हेल्प मिलती है उसके मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को फाइंड आउट करने में, मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट करने में। और ये जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग पता चल जाती है हमें। ये पता चल जाता है कि इसमें कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। ये सब हमें इंफॉर्मेशन, अगर हमें उसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या मैग्नेटिक मोमेंट नोन है तो हम पता लगा सकते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ में हम फाइंड आउट कर सकते हैं हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, कि जो आपने कॉम्प्लेक्स बनाया है मेटल का, लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बना है, वो हाई स्पिन होगा, मीन्स उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या कम होंगे। ये तभी पता चल सकता है जब आप उसका क्या करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। अब हम देखेंगे 1 by 1 क्यों मैग्नेटिक मोमेंट होता है, कैसे ओरिजिन होता है और कितने टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे जनरेट होता है। इसके लिए हम देखते हैं कि ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो अपनी खुद की एक्सिस, यानी कि आप ध्यान दो, ये एक इलेक्ट्रॉन है तो ऐसी एक्सिस जो इलेक्ट्रॉन में से पास होके जा रही है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन में से ही पास हो रही है, तो ये इस एक्सिस के अराउंड क्या करते हैं, इसे स्पिन करते हुए फिर रोटेट करते हैं। तो ये स्पिन भी कर रहे हैं, साथ साथ दूसरी एक्सिस जो कि न्यूक्लियस में से पास हो रही है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ एक और एक्सिस है न्यूक्लियस में से, ये उसके अराउंड भी ऐसे रोटेट करते हैं। तो इसके 2 टाइप के मोशन होते हैं, एक स्पिन मोशन और एक ऑर्बिटल मोशन। तो जब ये अपनी ही एक्सिस पे करता है इसे हम कहते हैं स्पिन मोशन।
और जब ये न्यूक्लियस के अराउंड करता है इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। तो ध्यान दो, दोनों ही कारण से, स्पिन मोशन से भी इसके चारों तरफ एक डेवलप हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। सिमिलरली जब ये न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो न्यूक्लियस के बाहर भी क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो क्या ये दोनों फील्ड हमेशा ही एक्टिव रहते हैं या कभी कभी कोई क्वेंच भी हो जाता है, हम इसको भी देखेंगे। तो क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिकली चार्ज है जो इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेगा, या न्यूक्लियस भी कर सकता है? यस, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं वो भी अपनी एक्सिस पे स्पिन करते हैं, उनका भी अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है और उनके कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो हम इन जनरल कह सकते हैं एनी इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज रोटेट्स और स्पिन्स, या तो रोटेट करे या स्पिन करे अराउंड एनी अदर एक्सिस, किसी दूसरी एक्सिस के अराउंड, या ओन एक्सिस, अपनी ही एक्सिस के अराउंड, इट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो अपने चारों तरफ क्या करती है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देती है। और ये जनरेशन, मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन प्रोटॉन के कारण भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के कारण हो सकता है। तो बेसिकली जो ओरिजिन है वो दोनों से है, लेकिन हम पढ़ते किसका है, ओनली इलेक्ट्रॉन का। व्हाई? बिकॉज प्रोटॉन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, नील। वाई? क्योंकि इसका मास जो है प्रोटॉन का, इट इज 1850 टाइम्स मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 1850 टाइम ज्यादा हेवियर होता है, तो इसके कारण जो जनरेट होता है वो ऑलमोस्ट नील होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो जनरेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो 10⁻³ टाइम्स मोर होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। अगर प्रोटॉन का x है तो इसका क्या होगा, x इंटू 10⁻³ टाइम्स। तो हम क्या देखेंगे इसका, क्योंकि बहुत ज्यादा होता है तो हम केवल इलेक्ट्रॉन का ही पढ़ते हैं क्योंकि वही इसमें डोमिनेट करता है। तो अब हम देखते हैं कितने टाइप से मैग्नेटिक मोमेंट होता है और इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉन के दोनों मोशन से, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन से जो जनरेट होता है मैग्नेटिक मोमेंट, उसे कहते हैं टोटल मैग्नेटिक मोमेंट और म्यू इफेक्टिव। ये इक्वल टू होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस, मीन्स ड्यू टू स्पिन मोशन, प्लस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल, मीन्स ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। और इसकी यूनिट्स होती हैं बोर मैग्नेटोन। बोर मैग्नेटोन को हम BM भी एब्रीवेट करके लिख सकते हैं, एंड 1 बोर मैग्नेटोन इज इक्वल टू EH बार अपॉन MC। H बार आप जानते हैं H अपॉन 4π के बराबर होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं EH अपॉन 4π MC। ये किसके लिए है, एक इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज E, मास M और उसकी वेलोसिटी C, लाइट वेलोसिटी है, और H यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है। और क्योंकि ये सारी ही वैल्यूज कांस्टेंट है तो इसीलिए इनकी वैल्यू रखने पर हमें मिलता है 1 बोर मैग्नेटोन इज इक्वल टू 9.274 इंटू 10⁻⁻21 अर्ग पर गॉस। तो हमें ये इसकी वैल्यू मिलती है। लेकिन ये तो था एक के लिए, हमें किसी मेटल में देखना है, मेटल आयन में देखना है, कॉम्प्लेक्स में देखना है, तो हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं और इसके फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट करते हैं। और हमें अगर कैलकुलेशन करनी हो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की, मीन्स विच इज बिकॉज ऑफ स्पिन, जो इलेक्ट्रॉन अपनी ही एक्सिस पे कर रहा है स्पिन, इसके कारण अगर हमें काउंट करना है तो वो होता है म्यू एस इज इक्वल टू G √S इंटू S+1। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ G क्या है, गायरो मैग्नेटिक रेशियो, और इसको हम G फैक्टर भी कहते हैं, इसको लैंडे G फैक्टर भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू 2.00023 होती है फॉर फ्री आयन। अगर आयन फ्री है, ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स में है या अगर वो किसी के साथ पेयर्ड है तब नहीं, अगर वो फ्री है तब इसकी वैल्यू होती है 2.00023, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली
और सिंपल कैलकुलेशन के लिए 2 मान सकते हैं। और ये होता किसके बराबर है? मैग्नेटिक मोमेंट टू, ये एक रेशियो है, मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम, इनके रेशियो के बराबर होता है जी। और एस क्या होता है यहाँ पे? टोटल स्पिन ऑफ ऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्पिन हम सब जानते हैं हाफ होती है, लेकिन 2 अनपेयर्ड है तो हाफ प्लस हाफ, तो एस की वैल्यू हो जाएगी 1। और अगर 3 अनपेयर्ड है तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो कैपिटल एस की वैल्यू होगी 3/2। तो यहां ध्यान दो, इस फॉर्मूले में हमने जी की वैल्यू 2 रख दी और एस फॉर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन की या हम बात करें कॉपर +1 की, जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो स्पिन कितनी होगी? हाफ, हाफ इंटू हाफ प्लस 1। तो इसकी वैल्यू आती है √3, जो कि बराबर होता है 1.73 बोर मैग्नेटोन के। हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंपल भी कर सकते हैं। कैसे? कि जो हमने 2 बाहर रखा है जी, हम 2 की वैल्यू क्या करें? अंदर ले जाएं, तो वो क्या हो जाएगा? यही फॉर्मूला रीअरेंज हो जाएगा √4s इंटू s+1 से। अब हम इसमें D1 कॉन्फ़िगरेशन, D2, D3, D4 सबके लिए इसकी वैल्यूज काउंट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में μs इज इक्वल टू 4s इंटू s+1 में अगर हम 1/1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 रखें तो s की वैल्यू हाफ होगी, 2 रखेंगे तो 1, 3 रखेंगे तो 3/2, 4 के लिए 2, 5 के लिए 5/2, 6 के लिए 3 और 7 के लिए 7/2 होगी। तो ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7। तो कैपिटल एस की वैल्यू मीन टोटल स्पिन इसके बराबर होगी। तो म्यू स्पिन मीन्स स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बोर मैग्नेटोन में इसकी वैल्यू आती है √3, क्योंकि हमने इसी फॉर्मूले से रखा है, √8, √15, √24, √35, √48, √63, जिसको अगर हम सॉल्व करें तो 1.73 बोर मैग्नेटोन, 2.84, 3.87, 4.90, 5.92, 6.93 एंड 7.94 आती है। अब हमने इसको 7 तक ही इसलिए काउंट किया है क्योंकि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो सकते हैं मैक्सिमम डी ऑर्बिटल में, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है एस में। तो हमने एक एक्स्ट्रा ही करके आपको दिया है। इफ वी कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज फ्रॉम D0 कॉन्फ़िगरेशन टू D10 कॉन्फ़िगरेशन, तो हम क्या देखते हैं कि उसके वैल्यू आएगी μs+l विल बी इक्वल टू 4s √4s इंटू s+1 प्लस l इंटू l+1। यहाँ s क्या है? टोटल स्पिन, और यहाँ l क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, या हम उसके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये वैल्यू उसके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन डी ब्लॉक में आप जानते हैं 3D सीरीज में क्या होता है कि ये अगर 3D ऑर्बिटल है और ये इसका 4s ऑर्बिटल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D में है, जैसे ही आप +2 आयन बनाते हो तो 4s ऑर्बिटल खत्म हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन अब सरफेस पे आ जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है। इसको कोई प्रोटेक्शन किसी भी तरह का नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन अपने एनवायरमेंट के इलेक्ट्रॉन से, एनवायरमेंटल इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जैसे अब इसके पास कोई क्लोराइड है, एनायन, कोई ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, या कोई सॉल्वेंट है, अमोनिया, वाटर, या कोई लिगेंड है, तो ये लिगेंड्स के पास अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एनायंस के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो इसका ऑर्बिटल मोशन के कारण जो जनरेट हुआ मैग्नेटिक मोमेंट वो इंटरेक्ट करता है एनवायरमेंट के इलेक्ट्रॉन से, और इंटरेक्शन करके इट बिकम्स 0। तो ये टर्म 0 हो जाती है, यानी कि ये टर्म क्वेंच्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? क्वेंच्ड हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो म्यू किसके बराबर आएगा? 4s इंटू s+1 से।
हम इसको कैलकुलेट करते हैं D0 से D1 के लिए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन 6 में क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1 और ये 0, क्योंकि वो पेयर्ड हो जाएंगे। 5 ऑर्बिटल होते हैं, उसमें आप 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो ओनली 4 विल बी अनपेयर्ड। और हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, एक तो थ्योरेटिकली मीन्स इस फॉर्मूले में रख के, और एक एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली मीन्स हम गाउस मेथड से या और कोई मेथड जो भी मैग्नेटिक मोमेंट को काउंट करने के लिए हम उससे इसको काउंट करें तो हमें इसकी ये वैल्यूज मिलती हैं, जिनको मैंने रेड इंक से लिखा है। तो ध्यान दो, इन द बिगिनिंग ऑफ सीरीज, शुरू में 0 0 मीन्स बोथ आर इन एग्रीमेंट 1.73, और एक्सपेरिमेंटली आपको मिलती है 1.7 से 1.8। ये रेंज क्यों है, क्योंकि D1 कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम +2 का भी हो सकता है, टाइटेनियम +3 का भी हो सकता है, वेनेडियम +4 का भी हो सकता है। तो चारों में जरूरी नहीं है कि सेम आए, किसी में थोड़ी सी अलग आएगी, किसी में थोड़ी सी अलग आएगी। तो आपको एक रेंज मिल गई 1.7 से 1.8, जिस रेंज में आपका 1.73 आ रहा है। तो इट मीन्स बोथ आर इन एग्रीमेंट। नेक्स्ट, अगर D2 के लिए बात करें तो 2.84 आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया है, और प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू आती है 2.8 से 3.1। अगेन बोथ आर इन एग्रीमेंट। D3 के लिए भी 3.87 इस रेंज के बीच में ही है। और मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से या तो थोड़ी सी कम है या थोड़ी सी ज्यादा है, ऑलमोस्ट उसके बराबर है। लेकिन D4 में आप देखो अगेन ये इसके बराबर ही है। D5 में आप देखो ये इस रेंज में ही है। लेकिन लेटर हाफ सीरीज में देखो, इस सीरीज में वैल्यू है 4.9, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 5.0 से 5.6 हाई आ रही है। आप कैलकुलेट कर रहे हो μs कम, लेकिन ऑब्जर्व आपको आ रही है ज्यादा। D6 के बाद D7 में 3.87 आप कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन वैल्यू तो 4.3 से ज्यादा आ रही है। फिर आप 2.84 कैलकुलेट कर रहे हो, वो 2.9 से ज्यादा आ रही है। 1.7 की जगह 1.9 से ज्यादा आ रही है। इट मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंटली आप जैसे इस पेन का आप काउंट कर रहे हो, इसमें स्पिन मोशन भी है, इसमें ऑर्बिटल मोशन भी है, तो आप जब इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करोगे तो वो इसको देख नहीं पाएगा कि इसके अंदर वो स्पिन से जनरेट हुआ है या ऑर्बिटल से। वो तो इसका टोटल क्या करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट आपको रीड करके दे देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, इनमें जो आपने एज्यूम्शन कर रखी थी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, तो यह 0 नहीं है। ये पार्टली क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखो अगर ये फुली कंट्रीब्यूट करता तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आती, फुली इसके बराबर आती, लेकिन ये फुल इसके एग्रीमेंट में नहीं आ रही है। इस फॉर्मूले से कम आ रही है और इस फॉर्मूले से ज्यादा आ रही है। तो इट मीन्स ये टर्म इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर रही है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट पार्टली क्वेंच हुआ है। तो अब यहीं पे क्वेश्चन अराइज होता है, वाई यहाँ पे पार्टली क्वेंच क्यों हुआ है। तो आप ध्यान दो, जब आप डी ब्लॉक में क्या करते हो, लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, डी ब्लॉक सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, तो साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट छोटा होता जाता है। ऑर्बिटल्स अंदर की तरफ क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स जो थे पहले इतने बड़े थे, अब वो छोटे होते जाते हैं। अब उनका लीगेंड से, एनवायरमेंट के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन कम हो जाता है। जब इंटरेक्शन कम हो जाता है तो ये अब कंट्रीब्यूट करने लग जाता है, क्योंकि ये तो उसी इंटरेक्शन के कारण ही 0 हुआ था ना। अब जब इंटरेक्शन कम हो गया तो ये थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने लग जाता है। तो आपको इसकी वैल्यू लेटर हाफ सीरीज में ऑब्जर्व्ड वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा मिलती है μs की कैलकुलेटेड वैल्यू से। लेकिन क्या हर केस में ऐसे ही होता है कि हमें इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करना होता है? नहीं। जो 3D सीरीज के बाद 4D सीरीज, 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, उनमें ये पूरा कंट्रीब्यूट करता है और हम इस पूरे फॉर्मूले से उसकी वैल्यू काउंट करते हैं, या हम इस फॉर्मूले से काउंट करते हैं μ = G × J + 1। अब J क्या है,
टोटल एंगुलर मोमेंटम, और ये है वेक्टर सम ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ये J जो है ये L प्लस S के इक्वल है, दोनों को जोड़ने के बराबर है। तो वहां हम किससे फाइंड आउट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू G इंटू J प्लस 1 से। तो हमने देखा डी ब्लॉक सीरीज में, डी से 3D सीरीज में प्रैक्टिकल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू फर्स्ट हाफ के लिए तो रिजेंबल करती थी, एग्रीमेंट में थी, लेकिन लेटर हाफ के लिए नहीं थी। अगर हम 3D के बाद 4D, 5D या लेंथेनाइड सीरीज के आयंस की बात करें तो उनमें L की वैल्यू अपने आप में कंट्रीब्यूट करती है और S की वैल्यू अपने आप में कंट्रीब्यूट करती है। तो हम क्या देखते हैं कि एक तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू 4s इंटू एस प्लस 1। ये म्यू S के बराबर है और ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर 3D सीरीज। और 3D सीरीज में भी आप मेनली बात करते हो फर्स्ट हाफ में, तो ये बिल्कुल सही जाता है जहां L इज इक्वल टू 0 है। L क्वेंच हो चुका है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। नेक्स्ट अगर आप देखें जहां मतलब आप देख रहे हो जहां दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, S इज इक्वल टू S के बराबर है, L इज इक्वल टू L के इक्वल है, ये आप देखते हो 4D और 5D सीरीज में। 4D 5D सीरीज में दोनों अपना अपना कंट्रीब्यूशन रखते हैं और इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं 4s इंटू एस प्लस 1 प्लस L इंटू L प्लस 1। तो ये म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 4s इंटू एस प्लस 1 प्लस L इंटू L प्लस 1। यह ध्यान देंगे S इंटरेक्ट करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अपने आप, L इंडिविजुअली इंटरेक्ट करेगा, लेकिन ये दोनों आपस में इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, नॉट कपल्ड। L और S की आपस में कोई कपलिंग नहीं है। 3D सीरीज के बाद 4D 5D में कोई कपलिंग नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट लेंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज, वहां पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, F ब्लॉक में होते हैं, और वो जो F ऑर्बिटल्स हैं दे आर वेल प्रोटेक्टेड बाय 4f वाले इलेक्ट्रॉन 5s 5p से वेल प्रोटेक्टेड हैं, और इनमें S भी होता है, L भी होता है, और इनका एनवायरमेंट के इलेक्ट्रॉन से कोई इंटरेक्शन नहीं होता क्योंकि बीच में ये दो प्रोटेक्शन लेयर होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन डीप सीटेड होते हैं जो अनपेयर्ड होते हैं। तो अब इनका क्योंकि नहीं है आपस में एनवायरमेंट के इलेक्ट्रॉन के साथ कोई इंटरेक्शन, तो L की वैल्यू L के बराबर होती है, S की वैल्यू S के बराबर, कोई भी क्वेंच नहीं होता। लेकिन यहाँ साथ में एक इंसिडेंट और होता है, वो क्या होता है, कपलिंग हो जाती है। कपलिंग कैसे होती है, स्पिन स्पिन कपलिंग, मतलब एक स्पिन वेक्टर है दूसरा भी स्पिन वेक्टर है, दोनों आपस में कपल कर रहे हैं, या ऑर्बिटल ऑर्बिटल कपलिंग L कपलिंग हो गई, या स्पिन ऑर्बिटल LS, इनको हम SS LL या LS कपलिंग होते हैं। तीनों के चांसेस होते हैं, और हम क्या देखते हैं लेंथेनॉइड सीरीज में ये तीनों ही टाइप की कपलिंग होती है, इसलिए इसकी कैलकुलेशन हम इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते। म्यू की कैलकुलेशन, मैग्नेटिक मोमेंट की कैलकुलेशन हम इन दोनों फॉर्मूला से नहीं कर सकते। हम लेते हैं तीसरा फॉर्मूला, वो आता है म्यू इज इक्वल टू G इंटू अंडर रूट J इंटू J प्लस 1। यहाँ G गायरोमैग्नेटिक या हम कहते हैं लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर भी है, और ये जो लैंडे स्प्लिटिंग की वैल्यू है, इस G की वैल्यू, इसका एक अलग फॉर्मूला है फाइंड आउट करने का, 1 प्लस S इंटू एस प्लस 1 माइनस L इंटू L प्लस 1 प्लस J इंटू J प्लस 1 डिवाइड बाई 2J इंटू J प्लस 1। ये G को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। लेकिन फ्री आयन, देखो मैं यहाँ क्या वर्ड यूज कर रही हूँ, फ्री आयन मीन्स जिसके पास कोई लिगेंड नहीं है, कोई एनायन नहीं है, कोई सॉल्वेंट नहीं है, वो अकेला है, तो एनवायरमेंटल इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गए। तो फॉर फ्री आयन के लिए हम क्या देखते हैं, L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 0, लेकिन तो फिर J बराबर क्या हो जाएगा, S के बराबर, क्योंकि अदरवाइज J होता है L प्लस S। अब L 0 हो गया तो J विल बी इक्वल टू S। इसकी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रख दें तो G विल बी इक्वल टू 1 प्लस S इंटू एस प्लस 1। ये वैल्यू आपकी 0 हो गई।
ये वैल्यू आपकी क्या हो गई 0, और j इंटू जे प्लस वन जो है इसको भी हम क्या लिख सकते हैं s इंटू एस प्लस वन लिख सकते हैं। अच्छा, नीचे आपने 2j इंटू जे प्लस वन लिखा है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 2s इंटू एस प्लस वन, क्योंकि j इक्वल टू s है। तो जब j इज इक्वल टू s है तो आप देखो ऊपर s इंटू एस प्लस वन प्लस s इंटू एस प्लस वन, तो 2s इंटू एस प्लस वन, नीचे भी 2s इंटू एस प्लस वन, ये 1 प्लस, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो g की वैल्यू क्या आती है, गायरोमैग्नेटिक फैक्टर की वैल्यू कितनी आती है 2 आती है। तो आप 2 रख के यहाँ पे g की वैल्यू 2 रख के म्यू इज इक्वल टू 2j इंटू जे प्लस वन, और j क्या होगा L और S का वेक्टर सम होगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथेनॉइड सीरीज के लिए और एक्टिनॉइड सीरीज के लिए। तो अब देखो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करने के 3 फॉर्मूले आ गए। फर्स्ट म्यू एस इंटू 4, म्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट 4s इंटू एस प्लस वन फॉर 3D सीरीज जहां L इज इक्वल टू 0 है। म्यू इज इक्वल टू 4s इंटू एस अंडर रूट 4s इंटू एस प्लस वन प्लस एल इंटू एल प्लस वन जहां क्या है 3D नहीं है, एल प्लस एल की वैल्यू 0 नहीं है, क्वेंचिंग नहीं हो रही, एल कंट्रीब्यूट कर रहा है, एल कंट्रीब्यूट कर रहा है तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे 4D 5D सीरीज के लिए। और लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड के लिए जहां कपलिंग भी हो रही है, LS या SS या LL कपलिंग हो रही है, इसको हम इस कपलिंग का नाम देते हैं RS कपलिंग। इस कपलिंग को हम RS कपलिंग, जो कि बना है रसल्स साउंडर्स कपलिंग, और इसी कपलिंग का नाम होता है LS कपलिंग। LS कपलिंग से हम J की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उस J को रख के हम म्यू की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये था मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। थैंक यू।